नमस्कार। संवाद में आपका स्वागत है। संवाद G20 के बाद अब P20 का आयोजन किया जाने वाला है और इसको केंद्र में रखकर हम बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये साक्षात्कार जैसा कुछ नहीं है। P20 के बारे में मैं भी समझना चाहूँगा और आपके माध्यम से P20 क्या है वो दर्शकों को भी समझाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हम लोग इस संवाद कर रहे हैं। सामान्य अर्थ में P20 G20 के पार्लियामेंट्स का फोरम है जी। और इसकी शुरुआत 2010 में कनाडा की प्रेसिडेंसी में हुई और आज जानते हैं कि G20 देशों के पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बताऊं कि इसका रेलिवेंस क्या है। जी। आमतौर से यह आयोजन G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका जो समिट होता है, शिखर सम्मेलन, उसके बाद ही होता है। उस पृष्ठभूमि में इसके महत्व को आप समझिए कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के जो बड़े रेलिवेंट इश्यूज दुनिया के सामने हैं, आज जियो पॉलिटिक्स जिस रूप में बदल रही है, जो दुनिया के सामने चुनौती है क्लाइमेट से लेकर के अन्य मोर्चों पर, उसके समाधान के लिए राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और एक कंसेंसस से रास्ते की तलाश करते हैं। क्लाइमेट से लेकर के इस प्लैनेट की रक्षा के लिए, सबके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए बड़े सारे इंपॉर्टेंट इशू जो दुनिया के सामने चुनौती के रूप में खड़े हैं। पर उन चीज़ों पर एक तरह से पार्लियामेंट का समर्थन पाना, पार्लियामेंट उसको लोगों को अवेयर बनाए, गवर्नेंस का पार्ट एक पार्लियामेंट के माध्यम से पारदर्शिता आए, यही फोरम है। क्योंकि उनकी नीतियों को लागू करने का फोरम तो पार्लियामेंट ही है जी। एक सामान्य भाषा में कहें तो जो भी नीतियां बनेंगी, कानून बनेंगे, लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा। ग्लोबल गवर्नेंस में पार्लियामेंट्री डायमेंशन लाना है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के लिए जो पब्लिक सपोर्ट लोगों का चाहिए, क्यों इन मुद्दों को हमें सपोर्ट करना है, ये काम तो पार्लियामेंट्री फोरम से ही संभव है जी। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी G20 कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उनके बाद इसका आयोजन होता है और G20 के अनेक और इस तरह के इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्लियामेंट्री ग्रुप्स है। जी। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के माध्यम से जनमत बनाना और इन मुद्दों पर एक आम राय बनाना और इन मुद्दों को क्रियान्वयन के स्तर पर जीवन में उतारना, ये पार्लियामेंट के माध्यम से ही संभव है। पार्लियामेंट जो ओपिनियन मेकिंग बॉडी, ठीक बात, तो पार्लियामेंट के माध्यम से ही है। इसलिए G20 जो हमारे के डिक्लेरेशंस होते हैं उसमें कॉमन प्रिंसिपल्स होती है, प्रायोरिटी जो तय होते हैं उनको एक्चुअलाइज करने का काम कानून के माध्यम से लेकर जनता में उनको उनके प्रति एक तरह का समर्थन हासिल करने का काम पार्लियामेंट से ही संभव होता है। इसलिए शासन में पारदर्शिता लाने से लेकर और बाकी चीज़ों में बहुत बड़ी भूमिका इस P20 आयोजन का होता है। मैं आपको और भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मेंबर नेशंस जो हैं, इसके सदस्य देश जो हैं, न सिर्फ अपनी यहाँ बेस्ट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, शेयर करते हैं म्यूचुअली, बल्कि एक दूसरे को और किस तरह हम मिलकर इनोवेटिव थिंकिंग करें एक फोरम से इस मानवता और दुनिया के सर्वाइवल के लिए। इसमें क्रॉस डिसिप्लिनरी एक जो लर्निंग है, हम एक दूसरे से कैसे उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस से सुनते हैं, इस रूप में भी इस फोरम का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल जो हमारे G20 के राष्ट्राध्यक्ष जो बातचीत करते हैं वो तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हुई, लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी हमारी पार्लियामेंट की है। तो आप जानते हैं लोकतंत्र में कितना महत्व है हमारी इस बॉडी का, और इसी पृष्ठभूमि में G20 की सदारत भारत कर रहा था। भारत के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष थे, जिसका शिखर सम्मेलन भी 9 सितंबर को आपको बड़े उससे भारत मंडपम में हुआ। अब P20 का आयोजन उसी पृष्ठभूमि में भारत में हो रहा है। जी जी। आप चूँकि अलग अलग देशों में होने वाले P20 में सबसे ज़्यादा बार भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ आपने देखा और उस दौरान भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में वहाँ के लोगों के विचार क्या हैं? एक मोटे तौर पे मैं आपको बात बताऊं कि पिछले कुछ वर्षों से इन अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर मुझे जो जाने का अवसर मिला है, और अभी हाल में एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से होकर मैं बस कुछ एक दिनों पहले आया हूँ ब्रिक्स से,
भारत ने जो कुछ काम किए हैं उससे भारत की अद्भुत प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। एक कोविड जो सबसे बड़ी चुनौती अब तक की आई, और कोविड में जिस तरह भारत सरकार ने काम किया, आप याद करिए उस पृष्ठभूमि को कि दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े मीडिया हाउसेस के लोग भारत के बारे में क्या आकलन कर रहे थे, कितनी निगेटिव और पेसिमिस्टिक चीजें भारत के बारे में आ रही थी, पर भारत ने उनका जवाब देने के बजाय क्रिएटिव ढंग से काम किया और अद्भुत ढंग से टीकाकरण का। जब हम अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर बताते थे कि एक एक दिन में कितने करोड़ टीका हमारे यहाँ होते हैं, तो स्तब्ध रह जाते हैं। सबसे पहले तो निर्माण का ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, किसी को एक चैलेंज था। विश्वास नहीं था कि भारत अपनी टीका का इजाद खुद करेगा। अगर पुराने इतिहास में आप जाएं तो देखेंगे कि जब भी कॉलरा से लेकर स्मॉल पॉक्स से लेकर और बड़े जो इस तरह के रोग हुए, उनके टीका पाने में जो जिस तरह की परेशानियां हुई, और टीका देने के पीछे जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का दुनिया में जो वर्चस्व होता है उसको आम लोग नहीं जानते। वो एक अद्भुत ढंग से वो दुनिया को डिक्टेट करती हैं। उनको भी लगा कि भारत के लिए ये हम भारत को अपनी शर्तों पे करेंगे, और भारत ने दुनिया को स्तब्ध किया। तो भारत का जो इस तरह से कोविड के दौरान उसका जो क्रिएटिव रिस्पांस रहा, किसी को उम्मीद नहीं थी दुनिया में। उसके बाद उन चुनौतियों के बीच आपने देखा, कहा जाता था कि भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से गंभीरता से प्रभावित होने वाले देशों में होगा, पर आज दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा है। यह प्रेडिक्ट किया जाता था उस वक्त कि भारत में कितने करोड़ लोग खाने के बिना प्रभावित होंगे, उनके जीवन में बड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन आप देखें आज भारत का ग्रोथ रेट सबसे अधिक है। और कितने, मतलब दुनिया के बड़े देशों को कुल मिला दे तो उनसे अधिक आबादी, लगभग 80-90 करोड़ लोगों को हम मुफ्त खाना खिला रहे हैं, दिया। और इकोनॉमिक ग्रोथ के आज वो हिस्सा बने हुए हैं कि भारत फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का मुल्क बना। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हुआ, आप देखें जो सबसे अधिक कमज़ोर तबके के लोगों के लिए जो विकास काम हुए, घर बनाने से लेकर के, शौचालयों से लेकर के, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट का उनको जो अवसर मिला, तो उससे जो उनकी स्थिति बदली। और आपने देखा होगा कि हिस्टोरिक ढंग से आंकड़े आए कि कितने लोग गरीबी रेखा से इस बार ऊपर हुए। तो भारत की सफलता ने दुनिया पर एक गहरा और गंभीर असर डाला है कि भारत ने कैसे अपनी एक तरह से नियति को नए ढंग से इतने कम समय में चुनौतियों के बीच रीराइट किया है। पूरा देश जो है बहुत ही उत्साह में है। G20 का जिस तरीके से हमने सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको किया, न केवल भारत के भीतर, भारत के बाहर भी G20 की मेज़बानी की बहुत तारीफ़ हो रही है। अब P20 से आम लोगों को, आम जनता को, क्योंकि ये संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ पूरा आयोजन है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली में जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि होती है, तो उसको इससे जोड़ने का प्रयास किस तरीके से होना चाहिए? दरअसल इस तथ्य को समझने के लिए, आपकी इस जिज्ञासा को समझने के लिए हमें थोड़ा G20 के बैकग्राउंड को जानना चाहिए। G20 का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बाद P20 स्वरूप में आता है। हम समझ पाएंगे कि भारत में किन चीज़ों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल G20 की स्थापना 1999 में हुई, आपको याद होगा, एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। पर पहले इस फोरम में बातचीत करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स होते थे। फिर 2007 से 9 के बीच में आप याद करिए, दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ एक बड़े पैमाने पर, और उससे बड़े देश भी प्रभावित हुए। तब हेड्स ऑफ स्टेट इंक्लूड किए गए, तब उनको मतलब इस संस्था को अपग्रेड किया गया, इसमें राष्ट्राध्यक्ष इन देशों के शरीक होने लगे। आज G20 में 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ। भारत में ही यह हुआ कि G20 G21 बना, और ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के G20 की थी कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शरीक होने का, अफ्रीकन यूनियन के देशों को मौका मिला। आप अफ्रीकन यूनियन के देशों को इस रूप में देखिए, वो तीसरी दुनिया के देश पहले कहे जाते थे। वो मुल्क, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका आप देखें, जहाँ से गांधी ने काम शुरू किया था, उन देशों को साझेदारी इसमें मिला। और आज इस G20 में इनकी इकोनॉमिक ताकत क्या है? पूरी दुनिया की GDP का लगभग 85% इनके पास है जी। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ट्रेड का 75% इनके पास है। पूरी दुनिया की आबादी का 2/3 है।
ये मैं तब कह रहा हूं, अब आप अफ्रीकन यूनियन को जोड़ दें तो ये सारे फिगर्स बदल जाएंगे। तो कितना महत्वपूर्ण ये फोरम है, और G20 का स्ट्रक्चर भी थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में P20 का बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन ये हो रहा है। G20 का स्ट्रक्चर है, एक तो शेरपा ट्रैक है, इसमें शायद 13 वर्किंग कैंप्स हैं, 13 वर्किंग ग्रुप्स हैं। फाइनेंस ट्रैक है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंकर्स हैं, इसमें भी लगभग 8 फोकस एरिया के अलग अलग ग्रुप हैं। इंगेजमेंट ट्रैक्स, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि अनेक इंगेजमेंट ट्रैक्स हैं, तो इंगेजमेंट ट्रैक्स में लगभग 11 अलग अलग विषय हैं। और इसमें कितने महत्वपूर्ण विषय हैं आप देखेंगे कि P20 के अदर इंगेजमेंट्स ग्रुप्स में महिलाओं का इंगेजमेंट ग्रुप्स है, स्टार्टअप्स का है, साइंस का है, और वीमेन का है, अर्बन डेवलपमेंट का है। तो इस तरह से लगभग 11 अलग अलग विषय हैं, तो इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। अभी इस आलोक में भारत में जो G20 हुआ, जिसके बाद ये P20 यहाँ हो रहा है, उसके डिक्लेरेशन को आप देखें, ऐतिहासिक उपलब्धि भारत में G20 समिट की हुई है। यह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। वो ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है, मैं आपको बताऊं कि G20 डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में कंसेंसस बनाने में पिछले कुछ वर्षों से जो स्थिति थी वो दुनिया देख रही थी। इनॉनिमस अप्रूवल हासिल करने में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इस पे मतलब जो शरीक देश हुए सबका इनॉनिमस अप्रूवल था। ये साधारण उपलब्धि नहीं है आज के जो दुनिया की राजनीति है उसमें, ये हमें याद रखना चाहिए। दूसरा बताऊं कि 83 पैराग्राफ्स में रसा, चीन समेत सारे देश एक मत थे। पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कोई इस तरह का इनॉनिमस डॉक्यूमेंट देश में नहीं है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये दूसरी मैं आपको बताऊं। तीसरा, अफ्रीकन यूनियन G20 में शरीक हुआ भारत की धरती पर प्रधानमंत्री की विशेष सक्रियता से, ये मामूली उपलब्धि नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। इस समिट में एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव और रहा कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, तो कॉरिडोर की जो बात की हमने, इसमें सऊदी अरब, इसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये इतना बड़ा ड्रीम है दुनिया के लिए। आप सोचिए मानवता कहाँ सोच रही है, भारत में उसकी बुनियाद पड़ी। दूसरा, इसी समिट में बायोफुल एडॉप्शन, जो दुनिया के लिए एक तरह क्लाइमेट का सबसे बड़ा खतरा है, उसके लिए कैसे एक इनोवेटिव रास्ता निकले, इसकी बुनियाद भारत में ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी डाल चुके हैं, पर कैसे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसकी मान्यता मिली। ग्लोबल बायोफुल्स अलायंस भारत के नेतृत्व में यहाँ इसकी घोषणा हुई। तीसरा, G20 देशों के मतलब जो टॉप नेता थे, उन्होंने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर एक मत से दृढ़ता स्पष्ट की अपनी। दूसरा, मुख्य कार्यक्रमों में हेड ऑफ स्टेट्स जितने आए थे आपके, उन्होंने पॉलिसी डेवलपमेंट्स में कई और महत्वपूर्ण चीज़ों को शरीक किया, जिसमें कल्चर, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, करप्शन, ये सारे मुद्दे थे। आप समझ सकते हैं कि ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, एजुकेशन, जो आज दुनिया के विकास के लिए क्या मायने रखते हैं। इस तरह से 13 वर्किंग ग्रुप्स थे। इनके अलावा G20 देशों के मिनिस्ट्रियल बैठक भी अलग से जी। पुनः आपको बताऊं कि 60 अलग अलग शहरों में शायद 400 के करीब बैठकें हुई हैं। हाँ? और उनमें मेन स्ट्रीम नहीं बल्कि हमारे छोटे शहर हैं उनको भी सम्मिलित किया गया। और माना यह जा रहा है कि G20 की उन बैठकों के माध्यम से वहाँ का आधारभूत ढांचा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है। वो भी एक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उस पर भी उसका उल्लेख करता हूँ। पर इस G20 में खास तौर से एक फाइनेंस ट्रैक था, उसमें फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर गंभीर रूप से चर्चा हुई। भारत, आपने सही कहा कि भारत के रिच डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने, कार्यक्रम को अधिक से अधिक इंक्लूसिव बनाने के लिए देश के 60 शहरों में इतनी अधिक बैठकें, जिसका आपने उल्लेख किया, हुई। अब उन जिन शहरों में बैठकें हुई, वहाँ के कल्चर को जानना, वहाँ के लोकल लोगों को इतने बड़े पैमाने पर इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए जब दुनिया को देखते हैं, तो उनके अंदर जो एहसास होता है, वहाँ की संस्कृति से उनका एक तरह से परिचित होना, ये जब भी इस तरह का कहीं आयोजन होता है तो आप जानते हैं बड़े पैमाने पर, जैसा आपने उल्लेख किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल तैयारी और सारी चीज़ें होती हैं। तो और हम ये देख रहे हैं कि 2 बड़े केंद्र इस दौरान
बने हैं। एक भारत मंडपम जहाँ पर G20 का आयोजन हुआ, और अब एक यशु भूमि जो कि विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है किसी कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा जी, ये दोनों भारत मंडपम और यशो भूमि और रिकॉर्ड समय में तैयार हुए हैं दोनों केंद्र। रिकॉर्ड समय में, और दुनिया के बेस्ट उसमें आप देखेंगे आर्किटेक्ट से लेकर के, और कॉन्फ्रेंस के रूप में जो इस तरह के आयोजन होते हैं उनके लिए से बेहतर जगह नहीं हो सकती। उसमें एक और चीज़ मैं आपको उल्लेख करूं, इसी बीच नया पार्लियामेंट भी आपका बना, उसकी भी शुरुआत हुई। इन सब चीज़ों में एक भारतीयता की झलक मिलती है। आप इन भवनों में जाएं, देश के कोने कोने से अलग अलग कल्चर, अलग अलग की चीज़ें, यानी एक भारत यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। हम जो कहते हैं कि भारत का स्वरूप, हम इस पर आमतौर से चर्चा करते हैं कि डाइवर्सिटी में हमारी एकता जी। तो पूरे देश की अलग अलग, चाहे वो कल्चर हो, संस्कृति हो, बाकी हमारी पुरानी चीज़ें हो, सब रिफ्लेक्ट करती हैं इन बिल्डिंगों में, जिसका आपने उल्लेख किया। तो और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की भागीदारी संसदीय प्रणाली में वो बढ़ाने का प्रयास भी है। ये हमारा संसद का नया भवन, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि जिस तरीके से जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए, जो नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि हमारे पास संसद भवन जो है छोटा था, वहाँ पर बैठने का स्थान कम था। ये बहुत बड़ा है, अपने आप में विशाल है, आधुनिकता भी है, और उसमें हमारी प्राचीनता भी कहीं ना कहीं समाहित है। तो अपने आप में एक अद्भुत और अनूठा केंद्र कहा जा सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। वो भी दूसरे देशों जो कि P20 के माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, उनको एक अवसर मिलेगा भारतीय लोकतंत्र को समझने का। आपने सही कहा। देखिए, नए संसद की ज़रूरत आज से नहीं, कई दशकों पहले से थी। जी। और इस पर इसके पहले के कई स्पीकर्स इसके बारे में लिख और बता चुके थे कि क्यों इसकी ज़रूरत है। आपने सही कहा उन कारणों को। पर कोविड के दौरान इतने कम समय में इतना बेहतरीन, पूरे भारत की अलग अलग विविधताओं को समेटे हुए संसद भवन का इतना भव्य, इतना सुंदर और आधुनिक बनना। एक और चीज़ का मैं आपको उल्लेख करूं कि आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एरा में है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस नए संसद भवन को वन ऑफ द बेस्ट संसद भवन दुनिया का आप कह सकते हैं। इसमें जब आप प्रवेश करिए, यहाँ पर अलग अलग जो कला संस्कृतियाँ जो आपको दिखाई देंगी, जो चीज़ें रखी गई हैं, प्रतीक हैं, जो सब देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए हैं, वो देखकर आप स्तब्ध रहेंगे। इस देश की क्या एक अद्भुत सांस्कृतिक संपन्नता रही है, हमारी विरासत कितनी मजबूत रही है। और भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कितने हजारों वर्षों की है। ये गौरव की बात है कि हमारा इतिहास 5-7 हजार वर्षों पहले से कैसे जाता है, और कहाँ कहाँ हमारे लोकतंत्र का क्या स्वरूप रहा है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये भी पता लगेगा कि हम कितने संवेदनशील हैं अपनी संसदीय प्रणाली को लेकर, कि इतना सुंदर, इतना आधुनिक और प्राचीनता के संगम के साथ एक नए भवन का निर्माण किया। निश्चित तौर से देश के हर कोने से वहाँ की सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है। तो जो हम कहते हैं कि संसद रिफ्लेक्ट करती है कंट्री को, वो यहाँ आपको दिखाई देगा। और एक और चीज़ स्पष्ट करूँगा आपको कि पुराना और नया संसद भवन मिलकर के एक परिसर है, वह एक संसद है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कैसे हम संविधान निर्माण की चीज़ें, उसकी कथा सेंट्रल हॉल में दिखाई जाएगी, वो एक बड़ा काम होगा कि देश के लोग जाने कि हमारा संविधान, उसका महत्व क्या है, उनके जीवन में उसका महत्व क्या है। तो एक बड़ी उसकी भूमिका है। ये एक चीज़ मैं भी जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि 90 के दशक में जिस तरीके से विश्व को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, उसके निराकरण के लिए तय किया गया कि G20 शुरू किया जाए। पहले वित्त मंत्री इसमें शामिल हुआ करते थे, फिर राष्ट्राध्यक्ष भी सम्मिलित होने लगे, और उसके पश्चात, लेकिन काफ़ी पश्चात P20 की शुरुआत की। तो इतना लंबा समय क्यों लिया गया? राष्ट्राध्यक्षों को किसी अवसर पे लगा होगा कि जो भी वो नीतियाँ बनाते हैं, उन नीतियों को जनता के बीच ले जाने का दो रास्ता है। एक, या तो वो कानून बनाते हैं जिस पर आम सहमति होती है, तो कानून प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संसदों के माध्यम से बनते हैं, या उससे भी ज़्यादा जनमत के सपोर्ट की ज़रूरत है। आज अगर पर्यावरण का
महत्व है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लाइफ की बात की है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जी, इस आयोजन में भी हमारा मुख्य आयोजन 13 और 14 को है, पर 12 तारीख को इसके साथ ही एक चर्चा की शुरुआत हो रही है जी, लाइफ पर। जी, ये आपको बेहतर ढंग से पता होगा कि इसका मुख्य थीम क्या है। और मैं बताता हूं कि इतना महत्वपूर्ण थीम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। हम सारी बातें दुनिया में कर लें, आज इस बारे में तो कोई दो राय नहीं कि इन्वायरमेंट को बचाना दुनिया के लिए कितने महत्व का है। अगर इन्वायरमेंट नहीं बचा तो सृष्टि नहीं बचेगी। ये हम नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा स्टीफन हॉकिंग का। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के बड़े फिजिक्स दुनिया के थे। कुछ वर्षों पहले उनका निधन हुआ। उनकी लास्ट किताब जो थी ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, यानी सृष्टि के बड़े सवाल क्या हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया जिन 4-5 बड़े खतरों के बीच जी रही है आज, उसका उसने निदान और निराकरण नहीं किया तो दुनिया का अस्तित्व खतरे में होगा। संसार को अपने लिए अलग प्लेनेट तलाश लेना चाहिए। ये कोई सामान्य राजनेता नहीं कह रहा है, ये हमारे समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना। उसमें पर्यावरण संकट पहला, पर उस पर्यावरण संकट के हल के लिए जो मौजूदा प्रधानमंत्री ने लाइफ की चर्चा की है, इस कॉन्सेप्ट पर मुझे लगता है देश के एक एक व्यक्ति को जब तक आप अवेयर न करें और दुनिया के एक एक व्यक्ति को अवेयर न करें, तब तक इस प्लेनेट को आप बचा नहीं पाएंगे। और उसका माध्यम संसद और संसद के प्रतिनिधि हैं, और इसीलिए P20 का आयोजन भी हो रहा है। हमारे राजनीतिक विचार जो भी हों जी, हम अलग अलग अपने राजनीतिक आस्थाओं के साथ भले आए, पर ये मानवता, ये सृष्टि रहेगी तभी तो ये सारी चीजें होंगी, तभी तो हम किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए गांधी तो कहते ही थे, गांधी कहते थे कि प्रकृति हर व्यक्ति की जरूरत को पूरी करेगी, उसकी ग्रीड को नहीं। मैं एक बड़े इकोनॉमिस्ट की किताब कंजम्पशन पे पढ़ रहा था कि उपभोग की प्रवृत्ति जो इंसान की बढ़ी है, उसने दुनिया में किस तरह का पर्यावरण संकट पैदा किया है। पिछले 300-400 वर्षों में, खास तौर से पिछले 100-150 वर्षों में जो भोग के प्रति, और पिछले 50 वर्षों में जो इंसान की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उन दो बड़े इकोनॉमिस्ट की कंजम्पशन पर इस पुस्तक को पढ़ते हुए मैंने तथ्य पाया कि दुनिया के कई मुल्कों में लोग जो मार्केटिंग करते हैं मॉल्स में जा करके, उनमें से 1/3 कपड़े अपने लिए खोल नहीं पाते, उस संसार से विदा हो जाते हैं। पर उन कपड़ों को बनाने में, उन चीज़ों के निर्माण में प्रकृति की कितनी चीज़ें लगती हैं, कितने संसाधन नष्ट होते हैं, इंसान नहीं जानता। तो सबने पाया, गांधी ने कहा, विशेषज्ञ बता रहे हैं, हमने जिस स्टीफन हॉकिंग की चर्चा की, और मैं कई लोगों के विशेषज्ञों के नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिन्होंने कहा है, वार्न किया है कि हम समझें, लेकिन उसको एक फार्मूला के रूप में बताना कि जब तक हर इंसान शुरू नहीं करेगा अपने जीवन पद्धति में परिवर्तन से, तब तक सृष्टि नहीं बचेगी। ये भारत ने किया। ये प्रधानमंत्री जी का जो लाइफ का जो वाक्य है, लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए हमारे निजी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल क्या हो। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसी तरह भोग की प्रवृत्ति रखें, उसी तरह कागजों से लेकर सारी चीज़ का इस्तेमाल करते रहें, उसी तरह से हम अनावश्यक खरीदारी करते रहें, अपने जीवन शैली में परिवर्तन न करें, तो ये भोग की धारा जो चलेगी, ये सृष्टि के लिए बड़ा खतरा होगा। ये भारत में इसकी G20 में भी इस पर प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, पहले भी की थी, लेकिन ये G20 की शुरुआत के पहले एक दिन पहले इस पर हमारे यहाँ चर्चा होने जा रही है। P20 से ठीक पहले। और हमने ये देखा कि इन चुनौतियों से अगर पार पाना है, लड़ना है और सफल होना है, तो वैश्विक स्तर पर वैचारिक रूप से हमें एक होना होगा। इसीलिए G20 की टैगलाइन दी गई वसुधैव कुटुंबकम, P20 की भी टैगलाइन दी गई है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक संसद। क्या है बात सही? यही रास्ता है जी। भारत वो मुल्क है कि भारत के मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने आज नहीं, न जाने कितने हजारों वर्षों पहले पृथ्वी को कुटुंब कहा, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे प्रधानमंत्री जी जो एक पृथ्वी, एक धरती,
और एक इसकी जो चर्चा की जिसका आपने उल्लेख किया, ये यही है। ये पूरा संसार सृष्टि एक है, इसलिए इसमें हम सृष्टि की रक्षा चाहते हैं, मानवता की रक्षा चाहते हैं, इंसान की रक्षा चाहते हैं, तो दुनिया के सारे देश चाहे वो विकसित हों या अभी विकास के क्रम में आगे बढ़ने की कोशिश में, सबको एक होना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो पीछे छूट गए लोग हैं उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कैसे उनको आगे लाया, जेंडर इक्वलिटी के लिए महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, इस पर भारत ने जो काम किया है पिछले कुछ एक वर्षों में, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दुनिया में बड़े गौरव के साथ बढ़ा है। आपको याद होगा इसी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है, आपको वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे कई संस्थाओं जिन्होंने उल्लेख किया है भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि यानी भारत में जिस तरह से जनधन से महिलाओं का खाता खुला, सीधे महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो डिजिटल पेमेंट वगैरह का जो आर्किटेक्चर बना, जिससे किस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, वो दुनिया के देश हमसे सीखना और जानना चाहते हैं। इससे कई दशक जो इस काम को करने में लगते, हमने इतने कम समय में किया, ये वर्ल्ड के नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। और तमाम विविधताओं, तमाम जो है भारी जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग अलग होने के बावजूद भी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये मुद्दे भी, जैसे जेंडर इक्वलिटी का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का है, ये मुद्दे भी इस P20 में जो भारत में हो रहा है इसके विषय होंगे चर्चा के। जी समय जो है कह रहा है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन क्या चलते चलते P20 के मद्देनज़र कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? दरअसल P20 में जो भी विषय भारत में डिस्कस होने जा रहे हैं, ये दुनिया को एक नई दिशा देंगे। हम सब उस रास्ते पर चलें और भारत की जो हजारों वर्ष से एक मान्यता कल्पना रही है कि ये सृष्टि एक है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमने कहा, उसकी बुनियाद इस P20 शिखर सम्मेलन में चर्चा से होगी, ताकि नीतियों के स्तर पर ये नीचे तक कैसे बात पहुंच सके और पूरा जन समर्थन, एक अस्तित्व मानव का जो चुनौतियों के बीच आज निकल रहा है पर्यावरण संकट से, उस पर आगे बढ़ सके। और अपने युवाओं से भी कुछ कह दीजिए कि संसदीय प्रणाली में दूर से ही ना देखे, बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और आने वाले समय के लिए अपने आप को नेतृत्व के लिए भी तैयार कर रखे, खास बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने सही कहा, खास तौर से भविष्य तो युवाओं का है। आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी जिस तरह से दुनिया को बदल रही है, उसमें युवा सबसे अग्रिम मोर्चे पर, और भारत में खुद आप देखें, भारत में युवाओं की भागीदारी बढ़े किस तरह से राजनीति में। आपके पार्लियामेंट में जो फ्लोरल ट्रिब्यूट पहले होते थे रस्म अदायगी के रूप में, अब युवाओं को लाना, युवाओं की राजनीति में शिरकत बढ़े, इसकी जो बड़े पैमाने पर कोशिश चल रही है, वो एक महत्व का तो है ही, पर ये सारे विषय जिस पर चर्चा होने जा रही है, इससे युवाओं का ही भविष्य बनने वाला है। इसलिए युवा बड़े पैमाने पर इसमें शरीक हों, साझेदार बने और इनकी चीज़ों को जाने, ये उनसे अपेक्षा होगी, उनके लिए एक मौका है। चलिए जी, आपने समय निकाला, समय निकालने के साथ साथ P20 से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला, धन्यवाद। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से दर्शकों को भी धन्यवाद। जी, संवाद में आज के लिए इतना ही। संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक नई विभूति के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।